अब इस फाइल में अपन देखते हैं आर्टिकल 35 से आगे की बातें जो हैं। तो आर्टिकल 35 अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। उससे आगे फिर जैसे अपन देखते हैं तो ये कुछ केस लॉज आएंगे, मतलब जो डेफिनेशन है अनुच्छेद 21 की, है ना। उससे पहले मैं आपको मित्रों एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। एक चीज़ आप जैसे देखो, थोड़ा ये एडिशन है इसमें, है ना, आर्टिकल 34 के अंदर, ठीक है। ये 34, तो आर्टिकल 34 को थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें अच्छी चीज़ कुछ ऐड हुई है। आर्टिकल 34 है क्या बेसिकली, और सर आर्टिकल 34 बेसिकली है क्या, ठीक है ना। आर्टिकल 34 में बेसिक क्या चीज़ है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ लागू हो, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में पर बंधन बंधन कौन लगाएगा, अपन को अच्छी तरह पता है, पार्लियामेंट, संसद, ठीक है। क्या है, संसद, है ना, संसद पार्लियामेंट किसी क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ के लागू होने पर उस समय किसी सैन्य अधिकारी द्वारा व्यवस्था की स्थापना के लिए दिए गए किसी दंड को या कार्य जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता हो को विधि मान्य ठहरा सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट फाइल में बताया था इतना तो, ठीक। अब इसमें क्या है, एक बेसिक जो चीज़ अपने को जाननी है, ओके। तो ये विधि मान्य कैसे ठहरा सकती है कोई मार्शल लॉ के तहत, ये लास्ट फाइल के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी, जो कश्मीर में एक स्टोन पेल्टिंग को स्टोन पेल्टर तो पत्थर फेंक रहा था सेना पे उसको मेजर ने जैसे बांध लिया था, तो फोटो मैं आगे दिखाऊं जैसे कैसे गाड़ी के आगे उन्होंने बांधा था, देखो ये है, ठीक है ना, ये इमेजेस हैं। तो ऐसे ये गाड़ी के आगे वो मेजर ने इस स्टोन पेल्टर को, मतलब जो पत्थर फेंक रहा था सेना पे, उसको गाड़ी के आगे से बांध के घुमाया था। मीडिया में काफी फोटो आई थी। ये थे मेजर गोगोई, ठीक है ना। तो इनका जैसे ये एक्ट था, ये वैसे तो मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन था और ह्यूमन राइट्स का भी उल्लंघन था, लेकिन चूंकि जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आसपा एक्ट लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके तहत ये सारे जो कृत्य थे, एक्ट्स थे मेजर गोगोई के, वो सारे के सारे वैलिड ठहराए गए थे, ठीक है ना। क्योंकि उस समय मतलब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वो वैलिड था, मतलब अप्लीकेबल था, मतलब लागू था कश्मीर के अंदर, तो उसके तहत ये मान्य था, है ना। तो अब अपन फाइल में देखते हैं एक बार क्या, ठीक है। तो ये विधि मान्य ठहरा सकती है, जैसे गोगोई के इंसिडेंट को ठहराया है, ओके। अब अपन क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक दो चीज़ें बताता हूँ जो अपन को समझना जानना जरूरी है। सैन्य बल शक्ति अधिनियम 1958, है ना, सैन्य बल शक्ति अधिनियम 1958, ठीक है। आर्म्ड फोर्स सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम, है ना, शक्ति नहीं विशेष शक्ति, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, और इसको अपन आसपा एक्ट भी बोल देते हैं, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है। ये क्या है, देखो वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि पूर्वोत्तर राज्यों, ठीक है ना, ये 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू था, मतलब सिक्किम को छोड़ के सातों में, पूर्वोत्तर राज्यों में 1958 से तथा जम्मू कश्मीर में वर्ष 1988 से आसपा एक्ट लगाया गया तथा लंबे समय तक इसका प्रयोग आपत्तिजनक है, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट जैसे अपन देखें तो करीबन करीबन 32 साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए। इसलिए इसके क्रमिक रूप से हटाने, मतलब धीरे धीरे आप हटाओ, हटाने पर भी संसद को विचार करना चाहिए। संसद है ना, संसद को सही कर लेना थोड़ा सा, संसद, है ना, क्रमिक रूप से हटाने के लिए संसद को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा, है ना। एक साथ नहीं हटाना, क्रमिक रूप से हटाना, धीरे धीरे, मतलब जो सब ट्रबल्ड एरियाज हैं उनसे थोड़ा बाद में हटाओ, जो साइलेंट एरियाज हैं उनसे हटा लो। जैसे मान लो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये मेन सेंटर है, तो यहाँ से बाद में हटाना, पहले जो बाद के बाहर के जो एरिया है ना उनमें से आप हटा दो, दूर के एरियाज में, ठीक है। जैसे मान लो जयपुर के अंदर है, लागू है, तो मेन जयपुर में रहने दो, जैसे चाकसू, फागी, चोमू, दूदू, ऐसे दूर दूर के एरियाज है उनसे हटा दो, ऐसे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा, ठीक है ना। तो ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, तो इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए, ओके। अब क्या है, इसके बारे में थोड़ी चीजें अपन देखते हैं, देखो आओ क्या है, इरोम शर्मिला, ठीक है ना। इरोम शर्मिला क्या है, इरोम इरोम चानू शर्मिला, एक ही नाम है, इरोम शर्मिला, इरोम चानू शर्मिला है, थोड़ा इंग्लिश में आप पढ़ देता हूँ। बॉर्न इन मार्च 1972, आल्सो नोन एज आयरन लेडी, है ना, मतलब अपने मजबूत इरादों के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनका जो धरना था करीबन 16 साल का, वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मतलब हड़ताल थी, जो एक तरह से उन्होंने भूख हड़ताल जो करी वो, ठीक है ना।
आयरन लेडी इज ए सिविल राइट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ए पोएट फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है, अपन को जानना है इरोम चानू शर्मिला। ठीक है, अब क्या है देखो, ऑन 2 नवंबर 2020 2002 सॉरी 2020 नहीं 2002। ठीक है ना, मालूम मालूम एक ये टाउन है इम्फाल में, मणिपुर के अंदर। ए टाउन इन इम्फाल वैली इन मणिपुर। 10 civilians were shot and killed while waiting at a bus stop. The incident known as Malam massacre, मतलब मालम नरसंहार, was allegedly committed by Assam Rifles, one of the Indian paramilitary force operating in the state. कहने का मतलब क्या था, सन 2000 के अंदर 10 व्यक्ति जो कि बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे थे, उनको आसाम राइफल्स के जवानों ने गोलियों से भून दिया था। और ये घटना कहाँ हुई थी, मालम नाम के गांव में, जो कि इम्फाल के अंदर मणिपुर के अंदर है। मतलब इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, 7 राज्यों की है ना, उत्तर पूर्व के राज्य की कैपिटल याद होनी चाहिए राजधानी अपने को। ठीक है, तो ये घटना थी 2 नवंबर 2000 की। तो इससे बहुत ज्यादा आहत हुई इरोम शर्मिला। और घटना के 3 दिन बाद मतलब 5 नवंबर 2000 को शी मतलब इरोम शर्मिला बिगेन ए हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, फॉर द एबोलिशन ऑफ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है ना, ये आस्पा एक्ट लागू था इसके अगेंस्ट में। ओके, इसके अगेंस्ट में उन्होंने हड़ताल चालू करी। फिर क्या हुआ, ये हड़ताल कब तक चली इनकी, ये अपन नीचे देखते हैं आगे कि क्या है ना। 1958 में लागू हुआ था ये एक्ट अपने उत्तर पूर्व के राज्यों में। ठीक है ना, against the act that applies to the 7 states and grants security forces the power to search the properties without a warrant and to arrest people and to use deadly force if there is a reasonable suspicion that a person is acting against the state। मतलब ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट है ना, स्पेशल पावर दिए हुए आर्म फोर्सेज को। ये इतना ज्यादा विध्वंसकारी है कि किसी भी व्यक्ति को ये कभी भी रोक सकते हैं, गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं बगैर वारंट के, किसी भी घर में घुस के किसी भी समय 24 घंटे। ठीक है ना, दिन रात कुछ नहीं देखा जाता, किसी भी व्यक्ति के घर में घुस सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ संदेह के आधार पर, मतलब रीजनेबल सस्पिशन के आधार पर ही उस व्यक्ति को उसके घर में घुस के अरेस्ट किया जा सकता है। तो अपने आप में देखो प्रोविजन बहुत ही ज्यादा इसके डेडली है। फिर क्या हुआ, जैसे ये तो चलता ही रहा है तो सारा ऐसे केस। फिर जैसे अपन देखते हैं कि ये इरोम शर्मिला ने इनके अगेंस्ट में कब चालू हुआ, क्या था ये देखो क्या है। फिर 2000 के अंदर तो 5 नवंबर 2000 से तो उन्होंने चालू किया इरोम शर्मिला ने अपना अनशन। और फिर शी एंडेड दी फास्ट ऑन 9 अगस्त 2016। ठीक है, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ फास्टिंग, मतलब 2000 से चालू हुआ और 2016 के अंदर इनका ये जो उपवास मतलब फास्टिंग भूख हड़ताल थी खत्म हुई। Having refused food and water for more than 500 weeks, she has been called the world's longest hunger striker। ठीक है ना, इनका मतलब सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली भूख हड़ताल इनकी जानी जाती। कितने वर्ष चली, 16 वर्ष। कब से लेके कब तक, 2000 से लेके 2016 तक ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट था, इसमें आमना होता है। इसमें देखो एक निलंबन वाली जो बात आती है ना, मौलिक अधिकारों के 352 के तहत, तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो, है ना। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो स्वतंत्रता मिली है ये कभी भी निलंबित नहीं होती। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक चीज देखो नीचे लिखा हुआ, ये यहाँ से पढ़ो इसको, कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार अपन ने देखा A2 अनुच्छेद 19 एक के अंदर जो 6 अपने फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, है ना। 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, समझने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये 3 कारणों से लग सकता है, युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो जब युद्ध और विदेशी आक्रमण के कारण अगर लगेगी इमरजेंसी तो अनुच्छेद 21 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं, राष्ट्रपति निलंबित उनको कर देता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है तो ये 6 मूलभूत अधिकार सस्पेंड या निलंबित नहीं किए जाते राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान दे लेना। इसके अंदर ये बेसिक चीज थी जो पहले मिस थी, अब अपन देख ली। ओके ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो मेन अपना था, हाँ ये छोटा सी ये डिफरेंस हो रहा है, इसको भी देख लो। एक मिलिट्री लॉ और राष्ट्रीय आपदा के एक तुलनात्मक चर्चा है। देखो क्या है, मार्शल लॉ। ठीक है ना, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ
ठीक है ना। मार्शल लॉ, सैन्य कानून और राष्ट्रीय आपदा 352 ये कैसे भिन्न है कि देखो क्या है, मार्शल लॉ मिलिट्री कानून, सैन्य कानून ये सिर्फ मूल अधिकारियों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपदा काल यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है बल्कि केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। कैसे? यह राजस्व वितरण और निकाय शक्तियों को प्रभावित करने के साथ साथ संसद का कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। देखो राजस्व वितरण क्या है कि इस दौरान जो अनुच्छेद 280 के तहत राजस्व वितरण होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर, वो भी प्रभावित होता है। और निकाय शक्तियां जैसे जैसे अपन देखते हैं कि राज्यों की विधानसभाएं वगैरह वो भी एक सस्पेंशन की स्थिति के अंदर रहती हैं, तो उसको अपन देखेंगे जब अपन अनुच्छेद 352 पढ़ेंगे। फिर क्या दूसरा फर्क, ये सरकार और साधारण कानूनी न्यायालयों को निलंबित करता है। ठीक है ना, मतलब जो चुनी हुई सरकार है उसको, और साधारण कानून है ना, साधारण कानून मतलब मूल अधिकारों के अलावा भी जैसे कानून, तो मूल अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं, साधारण कानून भी प्रभावित हो रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय आपदा क्या है, ये सरकार और सामान्य कानूनों को जारी रखता है। सरकार को जैसे ये मतलब एक सस्पेंशन की स्थिति में ला देता है, उसको विलोपित नहीं करता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और सामान्य कानूनी जो कोर्ट्स हैं, सामान्य कानून वो एज इट इज चलते रहते हैं 352 के तहत। जब 352 लगा रहता है ना तो कोर्ट सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मार्शल लॉ ये कानून व्यवस्था के भंग होने पर दोबारा निर्धारित करता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जबकि राष्ट्रीय आपदा क्या है, ये 3 आधारों पर लागू हो सकता है, जैसे युद्ध, अभी जैसे अपन ने बताया था, युद्ध, वार, बाहरी आक्रमण इन्वेजन, और सशस्त्र विद्रोह आर्मर्ड रिबेलियन। ठीक है ना। चौथा डिफरेंस क्या है, इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, जबकि यह 352 जो पूरे देश में, ठीक है, यह देश के किसी हिस्से में लागू हो सकता है 352। जबकि मिलिट्री लॉ तो जो है वो किसी देश के हिस्से में लागू होता है, पर्टिकुलर क्षेत्र में, पूरे देश के अंदर एक साथ मार्शल लॉ लागू नहीं हो सकता। जबकि 352 में तो दोनों ऑप्शन है, पूरे देश में भी और किसी हिस्से में भी। ऐसे पांचवा जो डिफरेंस है वो, इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है ना, ये संविधान के अंदर अव्यक्त है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है मार्शल लॉ। जबकि संविधान में इसकी विशेष व्यवस्था है, यह सुस्पष्ट एवं विस्तृत है, जैसे 352 के तहत अपन देखते हैं अनुच्छेद 352 ऐसे। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो अपने को पता होना चाहिए मिलिट्री लॉ के अंदर और राष्ट्रीय आपदा के अंदर। ओके, फिर अनुच्छेद 35 के अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, मतलब नया एडिशन नहीं है, सेम एज इट इज है। संशोधन कर सकते हैं इसके अंदर, और संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संशोधित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। ऐसा, तो ये पिछले वीडियो में अपन ने देख ही लिया था। आओ अब इस वीडियो में जो मेन मेन बातें हैं उनको अपन आगे बढ़ाते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो को अपन जो शुरू करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है जो पहले अपन ने डिस्कस नहीं कर रखी, वो है अनुच्छेद 21 की गतिशीलता। ठीक है ना। देखो ये गतिशीलता से क्या मतलब है, पहले तो इसको समझो। मतलब क्या है, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का वो मौलिक अधिकार है जिसकी सबसे ज्यादा स्वतंत्र रूप से व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है। स्वतंत्र व्याख्या से मतलब है कि बहुत ही इसको एक ब्रॉड सेंस में, एक विस्तृत सेंस में इसको परिभाषित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा वो आर्टिकल है जिसकी सबसे वृहद परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने करी है, तो उसका क्या आंसर है, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। अब ये वृहद के मतलब क्या क्या परिभाषाएं जिससे सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, ये अपने को देखना है। तो जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 के तहत है, की गतिशीलता, न्यायपालिका के अनुसार निम्नलिखित बातें जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है, गर्भित है। तो ये अलग अलग केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, तो इन केस लॉ के जो नाम है ये अपन को ध्यान रखने जरूरी है। ये जो बदलता हुआ ट्रेंड है अभी एग्जाम का यूपीएससी और आरपीएससी में, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अपन को पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं शिक्षा का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने मोहनी जैनवाद और उन्नी कृष्णनवाद, ठीक है ना, ये 2 केस लॉ थे, मोहनी जैन और उन्नी कृष्णनवाद में निर्देश दिया था कि प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का मतलब है जैसे पहली से लेके और 5वीं क्लास तक है ना, फिर 1st to 5th प्राइमरी एजुकेशन है ना, ये 6th भी जैसे कई स्टेट्स में बोला हुआ है, तो आप 1 to 6 ध्यान रख लो, पहली से 6ठी क्लास तक है ना। सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए है ना, अनिवार्य, कंपलसरी, और निःशुल्क, फ्री, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है ना। कंपलसरी का मतलब कि आप प्रलोभन देखिए कैसे भी उस व्यक्ति मतलब विद्यार्थी को स्कूल में बुलाओगे। निःशुल्क मतलब किसी भी तरह का चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा, ना बुक्स का, ना फीस का, किसी भी तरह का चार्ज नहीं। इन्हीं प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब, वर्ष 2002 के अंदर। ठीक है ना, 2002 में वाजपेयी सरकार थी, उनके समय हुआ था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21A बोल दो चाहे क्या बोल दो एक ही बात है, मूल अधिकारों के अध्याय में जोड़ा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आते हैं।
छियासठवां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, फिर क्या है, वर्ष 2009 में संसद के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम भी बनाया गया सन 2009 में। तो सन 2000 के अंदर तो संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, ठीक है, सन 2000 के अंदर तो संविधान संशोधन हुआ और 2009 में संसद ने अधिनियम पारित किया इसको संविधान संशोधन को प्रभावी करने के लिए। ठीक है, तो कई संविधान संशोधन को अगर सरकार को लगता है कि अधिनियम बनाया जाना चाहिए इसके लिए, तो फिर उसके लिए अधिनियम सरकार बना देती है। ठीक है, ऐसे जैसे अपन ने देखा कि अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पष्टता को बैन करने के लिए अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 बना हुआ, अनटचेबिलिटी एक्ट। ठीक है ना, SC/ST एक्ट के जो अत्याचार है उसका निवारण का अधिनियम बनाया गया 17 के तहत, ऐसे। ठीक है, तो ये शिक्षा का अधिकार, अब देखा आपने, समझ में आया ना कि आर्टिकल 21 में नहीं वर्णित है शिक्षा का अधिकार, लेकिन कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है कि नहीं, ये व्यक्ति का एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये जीवन के अधिकार में गर्भित है शिक्षा का अधिकार। भाई किस ये बोलता है गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा ही गरिमापूर्ण जीवन संभव है, ऐसा कोर्ट ने मोनी जैनवाद और उन्नीकुशनवाद में बोला। ऐसे अपन को ध्यान रखना इन चीजों को। ठीक है, फिर अगला अपन देखते हैं कि अगले में क्या हुआ, आजीविका का अधिकार, है ना, राइट टू लाइवलीहुड। ठीक है, आजीविका के अधिकार में क्या है, देखो कि आजीविका का अधिकार वर्ष 1985 में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एवं सड़क के किनारे रेडी लगाने वाले व्यक्तियों को हटाने का प्रयास किया गया। झुग्गी झोपड़ी में मतलब ये जो धारावी है जहाँ अपन अभी कोरोना का जैसे स्प्रेड देख रहे हैं, कोरोना धारावी के अंदर वही है, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झुग्गी बस्ती मतलब कच्ची बस्ती, जिसको अपन स्लम बोलते हैं, SLUM वो। ठीक है, तो 1985 में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सड़कों किनारे रेडी लगाने वाले व्यक्तियों को हटाने का प्रयास किया गया। उच्चतम न्यायालय ने ओल्गा टेलिसवाद, है ना, ओल्गा टेलिसवाद में कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है, इसलिए रेडी लगाने वालों को मनमानी से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, जीवन ये बोलता गरिमापूर्ण जीवन तभी जी पाऊंगा जब मैं पहले कुछ पैसे कमाऊं तो सही, आजीविका तो अर्न करूं। ठीक है, तो मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते। तो आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में गर्भित बताया, किस वाद में, ओल्गा टेलिस वाद में, 1985 का ये घटना है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, यौन उत्पीड़न या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा से। यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा, है ना, ये एक्चुअली ये कार्यस्थल, इसमें वर्ड अपन को और लगाना है कि केस लॉ यही बना है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, है ना। उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1997 के प्रसिद्ध विशाखा केस, ठीक है ना, विशाखा मतलब ये इनकी जज थी जिन्होंने सॉरी एडवोकेट थी जिनका इन्होंने केस लड़ा था, मतलब भंवरी देवी का केस लड़ा था विशाखा ने। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद, ठीक है ना, ये विशाखा केस राजस्थान से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है ना, तो ये राजस्थान, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता अपन से इंटरव्यू वगैरह में और पूछा जाता बहुत ज्यादा। ठीक है, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद, तो ये एक्चुअली ये केस लॉ था क्या, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, भंवरी देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामूहिक रेप कांड बस्सी जयपुर। ठीक है ना, 97 के अंदर ही भंवरी देवी के साथ गैंग रेप हुआ। ठीक है ना, जब यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, ठीक है, आज भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, जीवित है। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, मतलब एक सरकारी कर्मचारी थी। तो कार्यस्थल पर जब ये गई तो इन्होंने जैसे बाल विवाह का जैसे विरोध काफी किया, तो फिर इनके साथ गैंगरेप बस्सी जयपुर के अंदर इनके कार्यस्थल पर ही किया गया। तो इसलिए अब ये जो कानून बना है ना, तो ये यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, है ना, तो इसलिए अपन को ये वर्ड ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है, तो ये अपना अधिकार बना है, फिर ये अपने मेंस के RS मेंस के सिलेबस में भी है, प्रोटेक्शन ऑफ वायलेंस, सेक्सुअल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, ऐसे। ठीक है ना, तो ये केस लो, जैसे विशाखा केस पूछा जाता है कि विशाखा केस का संबंध किससे है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे भंवरी देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सामूहिक गैंगरेप बस्सी जयपुर, अपन को ध्यान रखना है। तो विशाखा गाइडलाइंस बोल देते हैं, विशाखा केस बोलते हैं, सारा सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रेनिंग होगी, पहले दिन में ही आपको OTS में पढ़ाया जाएगा विशाखा केस, ऐसे। ओके, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट केस लो अपन जैसे देखते हैं, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। ठीक है ना, प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण का मतलब सब तरह के प्रदूषण है इसके अंदर, ध्वनि, वायु, जल, है ना। दिवाली पे जो अपन जैसे देखते हैं पटाखों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो ये सब वाद है, MC मेहता वाद।
है ना। उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहतावाद में कहा कि प्रदूषण जीवन के अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है ना, कि मैं मतलब स्वच्छ हवा में सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप कैसे मान सकते हो कि मैं गरिमापूर्ण जीवन जी रहा हूँ। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहतावाद में कहा कि प्रदूषण जीवन के अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए राज्य के निर्देश भी प्रदान किया, है ना। प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों को निर्देश भी प्रदान किया, जैसे दिवाली पर पटाखे चलाना। सुप्रीम कोर्ट ने फिर गाइडलाइन दी है इसके ऊपर अपने ऐसे। ओके, फिर अगला अपन जैसे देखते हैं स्वेच्छाचारी हिरासत में लेने एवं बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार। स्वेच्छाचारी मतलब जैसे आर्म फोर्सेस के तहत ये हुआ है। ठीक है, हुसैन आरा खातून वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग मनमानी तरीके से हिरासत में रखने के विरुद्ध में है। ठीक है, मनमानी तरीके से आप हिरासत में नहीं रख सकते जब तक कि उसके ऊपर निवारक निरोध का कोई चार्ज नहीं लगा। फिर अगला अपन देखते हैं विदेश जाने का अधिकार, जो काफी इंपॉर्टेंट हुआ है कि जैसे मैं हूँ भारत का नागरिक, तो मैं मन चाहे जब विदेश जा सकता हूँ अगर मेरे पास पासपोर्ट है और सारी एनओसी वगैरह है तो। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केस लॉ भी इसके मतलब क्वेश्चंस भी काफी है इस केस लॉ के ऊपर। मेनका गांधी वाद, ठीक है ना, मेनका गांधी वाद। ठीक है, मेनका गांधी वाद, मेनका गांधी वही मतलब राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी है और राजीव गांधी के जो ब्रदर हैं वो संजय गांधी थे और संजय गांधी की वाइफ ये मेनका गांधी। ठीक है ना, मेनका गांधी वाद में एवं सतवंत सिंह, ये भी दोनों जुड़े हुए थे, ये मेनका गांधी वाद और सतवंत सिंह दोनों वाद जुड़े हुए थे, मतलब एक साथ सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई है। सतवंत सिंह वाद में उच्चतम न्यायालय ने, है न्यायालय थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, आप उच्चतम न्यायालय ने, है ना, उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम ये इधर आया, उच्चतम न्यायालय सॉरी उच्चतम न्यायालय ने, है ना, उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि दैहिक स्वतंत्रता में विदेश यात्रा का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, अब इस बात के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में जान लेते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, ये क्या है देखो, मेनका गांधीवाद। मेनका गांधी पहले तो है कौन? ठीक है, मेनका गांधी ये संजय गांधी की पत्नी है। वर्ष 1997 में जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के बाद मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। मतलब एक्चुअली जैसे ये कांग्रेस से बिलोंग करती थी, संजय गांधी भी कांग्रेस से, उस समय कांग्रेस में ही थी मेनका गांधी। ठीक है ना, तो जनता पार्टी सरकार जो मतलब पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में 77 में बनी है जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। ये कमेंट में करके बताना मेरे को, ये 77 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बताना, देखिए प्रस्तावना में हुआ था और किसी अधिकार में हुआ था बताना, है ना। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के निर्माण के बाद मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, है ना, और उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई, और उन्हें पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और क्या हुआ, और उन्हें विदेश यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके विरुद्ध उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सक्षम जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए याचिका प्रस्तुत की और सरकार के निर्णय को चुनौती दी, है ना, दी गई। मतलब सरकार का जो निर्णय था कि इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, उस निर्णय को चुनौती दी गई। मेनका गांधी वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये तो पहले से था विधि द्वारा, ये नीचे है, अभी अपन देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को परिवर्तित करके विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया देखो ये नीचे लिखा हुआ, विधि की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रयोग किया गया। न्यायपालिका ने इस वाद में विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना का प्रयोग किया, जो नीचे अपन डिस्कस करेंगे। इस वाद में न्यायपालिका ने विधि की उचित प्रक्रिया का प्रतिपादन किया, जो अमेरिकी विधि में वर्णित है। दूसरे शब्दों में न्यायपालिका ने विधि के औचित्य का परीक्षण किया। ये औचित्य वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा ये औचित्य वर्ड कैसे देखेंगे अभी अपन। ठीक है ना, 7 न्यायाधीशों की बेंच ने पहले के गोपालन वाद के निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि विधायिका को विधि के निर्माण का अधिकार है, परंतु विधायिका द्वारा निर्मित विधि तार्किक, उचित एवं औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल, ठीक है ना, लॉजिकल, जस्ट एंड औचित्यपूर्ण। तार्किक, लॉजिकल, उचित, जस्ट एंड औचित्यपूर्ण, जस्टिफिएबल, है ना, तार्किक, जस्ट एंड जस्टिफिएबल होनी चाहिए ये जो औचित्यपूर्ण, न कि मनमानी, है ना। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कानून वो बना दे, ठीक है। मनमानी और भेदभावपूर्ण वो कानून नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब अनुच्छेद 13 में जो शक्ति दी है ना कोर्ट को, उसी का और प्रयोग कोर्ट ने किया, और ये औचित्य और तार्किक, उचित और औचित्यपूर्ण वर्ड जोड़े गए। अतः जीवन का अधिकार कार्यपालिका के अलावा विधायिका के विरुद्ध भी पाया जाता है ना। कार्यपालिका का तो मतलब क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव, जो अपन सरकारी कर्मचारी देखते हैं सारे वो, के अलावा, और विधायिका का मतलब क्या है, जो
संसद जो है वो विधायिका में आती है, और राष्ट्रपति और जितने भी सेवक हैं अपने ये सिविल सर्वेंट, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। तो जीवन का अधिकार कार्यपालिका के अलावा विधायिका के विरुद्ध भी पाया जाता है। विधायिका के विरुद्ध कैसे कि ये मनमाना कानून नहीं बना सकती, और कार्यपालिका के विरुद्ध कैसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जाके किसी का भी पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकता। ठीक है, फिर क्या है, यदि विधायिका किसी अतार्किक विधि के द्वारा जीवन के अधिकार को छीनने का प्रयत्न करे तो न्यायपालिका इसे अवैध कर देगी। ठीक है ना, ये मेनका गांधी वाद के अंदर कहा गया। अब देखो कैसे किया ये देखते हैं अपन, कि पासपोर्ट जैसे जब्त किया ना कार्यपालिका ने, सरकारी कर्मचारी ने मेनका गांधी को, तो उसको न्यायपालिका ने अवैध घोषित करार दे दिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो समझने वाली है बात है ना, इस केस लॉ के अंदर वो समझने वाली बात ये है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड विधि की उचित प्रक्रिया। ओके, इन्हें अपन जैसे देखते हैं क्या ये कहते हैं। ठीक है, ये देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित है ना, तो स्थापित में आ जाएगा एस्टेब्लिश्ड, और विधि की उचित प्रक्रिया। ठीक है ना, उचित, तो उचित का लिए वर्ड है ड्यू, और प्रक्रिया के लिए प्रोसेस, उचित मतलब ड्यू। ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ये संविधान में उल्लेखित है, जबकि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया ये न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित है। और किस लॉ में दिया गया, ये मेनका गांधी वाद के अंदर विधि की उचित प्रक्रिया को बताया गया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या, इससे ये आशय कि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है, संसद को दिया है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट नहीं है, ये कानून संसद के पास, मतलब ये शक्ति जो है ना, ये एक्सप्लिसिट नहीं है। ये किससे बंधी हुई है कि कानून जो है ना वो तार्किक, उचित और औचित्यपूर्ण होना चाहिए। ये किसमें कहा गया, इसके अंदर कहा गया विधि की उचित प्रक्रिया, उचित होनी चाहिए कानून। ठीक है ना, मतलब विधि की जो आप प्रक्रिया अपना रहे हो ना वो उचित होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब जो प्रक्रिया अपना जो कानून बनाया ना, सॉरी प्रक्रिया, कानून जो आपने बनाया ना वो कानून उचित होना चाहिए, बिल्कुल प्रक्रिया से बन के जो आ रहा है। ठीक है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि उचित है ना, विधि है इसमें मेन इंपॉर्टेंट है ना। प्रक्रिया का मतलब है कि संसदीय प्रक्रिया अपनाकर जो आपने कानून बनाया ना संसद ने, भाई बगैर प्रक्रिया के तो संसद कानून बना ही नहीं सकती, वो तो वैसे ही इलीगल हो जाएगा। तो वैधानिक प्रक्रिया पूरी आपने फॉलो करी है संसद ने, फिर वैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो कानून बनाया संसद ने, विधि जो बनाई है वो कैसी होनी चाहिए, उचित और तार्किक होनी चाहिए वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि विधि द्वारा स्थापित में अपन कहते थे संसद द्वारा, सॉरी चलो यहाँ देख लो, संसद द्वारा निर्मित विधि वैधानिक होनी चाहिए, और जबकि यहाँ क्या है, संसद द्वारा निर्मित विधि उचित और तार्किक होनी चाहिए। बिंदु संख्या 2 को तुलनात्मक रूप से देखना भूल गए। बिंदु संख्या 2 में ये कहा गया भाई, इससे यह आशय कि संविधान को कानून बनाने का अधिकार दिया है संसद को, और उचित प्रक्रिया में क्या है, इससे आशय है कि कानून का अंतिम रूप से परिभाषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या परिभाषित किया कि कानून कैसा होना चाहिए जो संसद बनाए, उचित एवं तार्किक, तो वो कानून होना चाहिए, ये है। तो जैसे अपन ने देखा कि विधि की उचित प्रक्रिया का जो इंट्रोड्यूशन था, इसको स्थापित किसने किया, न्यायपालिका ने किया है ना। तो ये न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय आ गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो कानून बनाए संसद वो उचित और तार्किक होने चाहिए। बिंदु संख्या 3 में क्या है भेद, संसद द्वारा निर्मित विधि वैधानिक होनी चाहिए, और यहाँ क्या बोला कोर्ट ने, उचित प्रक्रिया में संसद द्वारा निर्मित विधि उचित एवं तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, बिंदु संख्या 4 के अंदर क्या है, इससे संसद की शक्तियों में वृद्धि होती है, क्योंकि संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है, और विधि की उचित प्रक्रिया में न्यायपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती है, क्योंकि न्यायपालिका ने बोला कि संसद जो कानून बनाएगी वो कानून कैसे होने चाहिए, वो उचित और तार्किक वो कानून होने चाहिए, ऐसे है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड विधि की उचित प्रक्रिया। स्थापित में तो मतलब संसद है महत्वपूर्ण, और उचित प्रक्रिया के अंदर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका है महत्वपूर्ण। तो न्यायपालिका तो परिभाषित ही करती है किसी भी कानून को, तो न्यायपालिका ने बस ये परिभाषित कर दिया कि संसद कोई भी ऐसा कानून बनाए जो उचित एवं तार्किक नहीं है तो वो वैलिड नहीं ठहराया जाएगा। तो कहने का मतलब मेनका गांधी वाद के अंदर निष्कर्ष ये निकला कि जो पासपोर्ट जब्त किया ना, जो कार्यपालिका का ऐसा एक्ट है जिस कानून के तहत आपने ऐसा किया है, तो वो कानून तार्किक और उचित या उचित और तार्किक नहीं है, तो मेनका गांधी का पासपोर्ट लौटाया जाए और उनको विदेश जाने की अनुमति दी जाए। और ऐसा ही हुआ, फिर लौटाया गया और उनको विदेश जाने की अनुमति दी गई। ओके, ऐसे है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसके क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे लूसेंट में, और अब सार्थक फैक्ट्स में आएंगे। ओके, फिर अपन आगे देखते हैं। अब निजता का अधिकार, ये आधार से जुड़ा हुआ है, तो
ये इंपॉर्टेंट अपने आप में। हाँ, निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी प्राइवेसी, एक कॉन्ट्रास्ट आएगा, प्राइवेसी प्राइवेसी, निजता का अधिकार। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने नौ न्यायाधीशों की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो जाती है ये, है ना। 9 न्यायाधीश जब बैठते हैं ना तो उनको अपन संवैधानिक पीठ बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, 7 या 9 जब बैठते हैं, है ना, के द्वारा आम सहमति से निर्णय लेते हुए कहा कि निजता का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है ना। पर्सनल लिबर्टी जो अपन ने देखा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अनुच्छेद 21 में। फिर क्या ये वाद कौन सा था? ये वाद था पुट्टू स्वामीवाद। पुट्टा स्वामीवाद में न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार में व्यक्ति की यौन इच्छाओं का चयन, ठीक है ना, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है उनका चयन, यौन इच्छाओं का चयन, वैवाहिक संबंध तथा निजी जीवन से संबंधित चयन शामिल है, ठीक है ना। तो देखो ये सब इसमें केस लॉ में जैसे आए थे, जैसे पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य, अगर मैं बंद कमरे में बैठ के पढ़ता हूँ, पोर्नोग्राफी अगर मैं बंद कमरे में बैठ के देखता हूँ तो मैं आजादी है मेरे को उस चीज को करने की, तो ये इस केस लॉ के अंदर चैलेंज हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पुट्टू स्वामीवाद के अंदर। तो ये मतलब निजता के अधिकार के अंदर इसको माना गया और अपने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत इसको वैलिड ठहराया गया पुट्टू स्वामीवाद में। फिर क्या, देखो निजता के अधिकार का अभिप्राय यह है कि यह आधार वाला है। निजता का अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए, ठीक है ना, पर्सनल अफेयर्स में मैटर नहीं करेगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या देखूंगा, किसके साथ बैठूंगा उठूंगा, ये सारे मेरे प्राइवेट मामले हैं, इसमें राज्य या स्टेट इंटरफेयर नहीं करे। और स्टेट की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अपन अनुच्छेद 12 में देख ही चुके हैं, है ना, नहीं किया जाए। और व्यक्ति के जीवन से संबंधित निजी सूचनाओं और आंकड़ों, सूचना आ गई ना, निजी सूचना और आंकड़ों, आधार नंबर, जैसे अपन ने देखा था 12 अंकीय जो आधार नंबर है, आधार नंबर से संबंधित जानकारियां ये गृह मंत्रालय के अंडर में रहती है। आधार का जितना भी आंकड़ा है ना, ये गृह मंत्रालय के पास है ना। और जो अपना जनसंख्या जो करवाता है ना, जनसंख्या भी गृह मंत्रालय ही करवाता है। और आधार का जो सारा डेटा आ जाए वो गृह मंत्रालय के पास में, इंपॉर्टेंट सवाल है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। गृह मंत्रालय का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, मतलब निजी सूचना जो मेरे बायोमेट्रिक है सारे, पैन अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सारी जो डिटेल्स हैं आधार से जुड़ी हुई हैं। तो आधार संबंधी जो भी मुद्दा था वो सारा ये राइट टू प्राइवेसी से ही जुड़ा हुआ था। तो फिर अपना प्राइवेसी आया भी, आधार एक्ट भी जैसे पास हुआ, गवर्नमेंट ने किया इसी केस लॉ के पीछे। और फिर कंट्रोवर्सी भी हुई थी आधार का, जैसे जो अधिनियम था ना वो मनी बिल के रूप में अंदर पेश किया गया था, जबकि उसमें टैक्सेशन संबंधी मुद्रा की कोई बात ही नहीं थी। तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मनी बिल तो था ही नहीं, तो मनी बिल इसलिए लाया गया कि जिसे वो राज्यसभा में रुके नहीं, धन विधेयक के रूप में। आधार को देखेंगे अपन, धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है। तो ये आधार के लिए जो अधिनियम बना था ना वो धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था इसको, आधार विधेयक को। तो आलोचना हुई थी, वो भाग 5 में आएगा, देखेंगे संग में, है ना, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये था अपना निजता का अधिकार जो अपन को पता होना चाहिए। तो इसमें एक तो ये यौन इच्छाओं वाला और वैवाहिक संबंध वाला ये क्वेश्चन आता है थोड़ा, और एक ये आधार वाला, सूचनाओं का आंकड़ा, सूचनाओं और आंकड़ों गृह मंत्रालय, ये अपन को पता होना चाहिए आधार, ठीक है, ये इसके अंदर इतना। फिर आगे अपन देखते हैं और अगला इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट काफी, इच्छा मृत्यु, है ना, इच्छा मृत्यु, ठीक, ये इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु क्या होती है? इच्छा मृत्यु ये होती है कि मैं मेरी इच्छा से मरना चाहता हूं तो मुझे मरने दिया जाए, है ना। कहने का मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु थोड़ा सा आत्महत्या से अलग, आत्महत्या नीचे अलग, ठीक है, सुसाइड। इच्छा मृत्यु इथुनेशिया है। इथुनेशिया क्या, इच्छा मृत्यु का मतलब है कि मैं गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पा रहा, कैसे कि मेरे को लाइलाज बीमारी, खास तौर पर ही है, लाइलाज बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, है ना। इच्छा मृत्यु सिर्फ अलाउ हुआ है बीमारियों के मामले में, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि कर्जा मेरे पे हो गया तो मैं मरना चाहता हूँ, नहीं, वो सब सोसाइटी के अंदर है। सिर्फ बीमारियों के मामले में इच्छा मृत्यु लागू होती है और किसी मामले में इच्छा मृत्यु लागू नहीं है, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ठीक है ना। अभी देखेंगे अपन एक्टिव, पैसिव, सक्रिय, निष्क्रिय क्या है नीचे, है ना। तो इच्छा मृत्यु पहली बात बीमारियों में लागू, मैं किसी लाइलाज अनक्योरेबल बीमारी से ग्रसित हूं तो मुझे मरने दिया जाए, क्यों? क्योंकि मैं जब गरिमापूर्ण जीवन जी नहीं सकता तो मुझे मरने की इजाजत होनी चाहिए। यह है इच्छा मृत्यु इथुनेशिया, ठीक है। क्या आप देखते हैं इसमें, देखो क्या है, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 में ज्ञान, ये ज्ञान कौर, ये जो नीचे आएगा ना वो भी आएगा, सेम ही है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन के अधिकार में इच्छा मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है।
ठीक है, पहले तो बोला 96 में शामिल नहीं है। इच्छा मृत्यु को अवैधानिक माना है, ठीक है ना। ये 96 में ये स्थिति ज्ञान कौर, ज्ञान सुनो, ज्ञान कौर कर देना, ये सुसाइड वाला जो है सेम, ज्ञान और ज्ञान कौर सेम ही इच्छा मृत्यु। परंतु उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के नकारात्मक रूप, निष्क्रिय रूप, पैसिव यूथनेसिया को स्वीकार किया। ये 2018 में किया था। ये जो नीचे केस है ना अपन जैसे देख रहे हैं, ये अरुणा क्षणगुमन वाले केस के अंदर 2018 के अंदर, ठीक है। देखो क्या है, ठीक है ना। तो 96 से लेकर 18 तक तो इच्छा मृत्यु बैन थी, लेकिन 18 में इसको अलाउ किया गया। कैसे, देखो, सिंस मार्च 2018 पैसिव यूथनेसिया है ना। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव रहो, निष्क्रिय, है ना। एक्टिव तो हो जाता है सक्रिय, एक्टिव जैसे अपन बोलते हैं एक्टिव हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, वीडियो आ गया देख लो फटाफट नींद उड़ा के और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, पैसिव। जैसे एक्टिव पैसिव टेंस नहीं पढ़ते हैं अपन, एक्टिव में तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और पैसिव में क्या, जो वस्तु होती है उसको मतलब अपन ज्यादा जोर देते हैं, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, निष्क्रिय वस्तु, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, कर्ता को बाद में ले जाते हैं अपन पैसिव टेंस, पैसिव जब बनाते हैं एक्टिव का पैसिव, है ना। एक्टिव में बोलते हैं मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, और पैसिव में बोलते हैं मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मतलब कर्ता को निष्क्रिय कर देते हैं अपन एक तरह से पैसिव में, ऐसे, है ना। तो एक्टिव का मतलब है सक्रिय और पैसिव का मतलब निष्क्रिय। तो भारत में जो है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, भारत में नकारात्मक रूप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अलाउ है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है इसको समझो। जैसे मान लो मैं अभी वेंटिलेटर पे हूँ, एक व्यक्ति है ना वेंटिलेटर पे है, अब वेंटिलेटर पे है और उसने इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन लगाई। अब लेकिन वेंटिलेटर से हटाने के बाद दो केस हो सकते हैं, कि एक तो वेंटिलेटर मतलब जीवन रक्षा उपकरण हटाते ही उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, हटाते ही उसकी मृत्यु हो जाए, एक तो केस ये है। और दूसरा केस क्या है कि वेंटिलेटर हटाते ही उसकी मृत्यु नहीं हो रही, अपन को और इंजेक्शन देना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो वेंटिलेटर से हटा दिया अपन ने, फिर अपन ने इंजेक्शन और दिया, मतलब अपन और ज्यादा एक्टिव हुए, उसको इंजेक्शन लगाया, अपन सक्रिय हुए। भाई वो तो सक्रिय हो ही नहीं सकता ना, वो तो इच्छा मतलब वेंटिलेटर पे तो सक्रिय कहाँ से होएगा, समझ रहे हो चीज। वेजिटेबल स्टेट में है, अभी आएगा नीचे वेजिटेटिव स्टेट, वेजिटेटिव है ना, वेजिटेटिव स्टेट। तो अपन एक्टिव हुए और उसको अपन ने इंजेक्शन और लगाया या बिजली का झटका दिया, कुछ भी दिया, और उसको फिर मारा, तो कहने का मतलब वो वेंटिलेटर हटाने से नहीं मरा है, वो आपने जो इंजेक्शन दिया ना उससे मरा है वो, तो वो तो आपने उसकी हत्या कर दी फिर। तो ये तो एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव सक्रिय अलाउ नहीं है। सक्रिय में क्या है, इंजेक्शन देना पड़ता है, तो क्या कोई भी तरीके। और पैसिव के अंदर क्या है, कुछ नहीं देना पड़ता, जैसे वेंटिलेटर हटाएंगे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, समझ गए। तो ये चीज है। तो भारत में देखो नकारात्मक रूप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, मतलब आपको कुछ नहीं करना, वेंटिलेटर हटाना, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। निष्क्रिय यूथनेसिया को स्वीकार किया गया, समझ गए, ऐसे। फिर देखते हैं ये क्या है, सफाई कर दो, ये देखो ये मार्च 2018 में पैसिव यूथनेसिया इज लीगल इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है, पेशेंट मस्ट बी कंसेंट थ्रू ए लिविंग विल, मतलब कोर्ट ने ये बोला है कि भाई कोमा में जाने से पहले उसने ये पेशेंट ने ये चीज लिख दी हो कि अगर मैं कोमा में चले जाऊं ज्यादा दिन तो मुझे मरने दिया जाए, ये उसने पहले लिखा हो जब वो होश के अंदर हो। तो पहले लिविंग विल मतलब जीवित जब वो था तब उसने ऐसी विल का मतलब ऐसी अभिलाषा उस व्यक्ति ने लिखी हो। और मस्ट बी आइदर टर्मिनली, टर्मिनली मतलब सही नहीं हो सकता कभी भी। और वेजिटेटिव स्टेट, वेजिटेटिव स्टेट में जैसे अरुणाचल में वेजिटेटिव स्टेट होती है, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब क्या, स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसको अपन एक तरह से कहते हैं ना जिंदा लाश, मतलब आंखें व्यक्ति खुली रखता है लेकिन कोई भी हलचल पुतलियों में या शरीर में व्यक्ति के नहीं होती, सिर्फ उसकी आंखें खुले रहती हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट, है ना। यू कोई भी रिएक्शन व्यक्ति की तरफ से नहीं होता है, जैसे ये अरुणाचल संगमम में था। तो देखो क्या है कि ये डिसीजन कब आया, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वाला 2018 में। द डिसीजन वाज मेड एज पार्ट ऑफ द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन इन केस इन्वॉल्विंग अरुणा षणमुगम है, ये पूरा षणमुगम है ना। ये एक्चुअली ये नर्स थी, केरला से बिलोंग करती थी, और बॉम्बे में ये अपने पार्ले हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी। और फिर वहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने इनका रेप कर दिया था, और रेप करने के बाद इनको जान से मारने की कोशिश कर दी थी, ठीक है। तो मतलब रस्सी से इनका गला घोट दिया गया था, चेन से, नर्स का, लेकिन ये मरी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे सांस, जब इनका गला घोटा तो सांस इनकी रुक गई, और मस्तिष्क के अंदर मतलब इरिपेबल डैमेज हो गया इनके मस्तिष्क में, है ना। जैसे यूं है कि अपने मस्तिष्क को अगर जैसे एक 1 या 1.25 मिनट से ज्यादा अगर सांस नहीं मिलती है तो उसमें इरिपेबल डैमेज
मतलब जिन ऐसे नुकसान हो जाता है मस्तिष्क में जिसको सुधार नहीं किया जा सकता। तो वही फिर अरुणा शनमुगम के मस्तिष्क में हो गया था जब उनका गला घोटने की कोशिश की। मतलब वो रेपिस्ट उनको मरा समझ के छोड़ के चला गया था, लेकिन ये मरे नहीं, लेकिन जिंदा लाश से कम भी नहीं, मतलब एक तरह से बिल्कुल वो जिंदा लाश रही 2015 में जब तक उनकी डेथ हुई। ठीक है ना। तो अरुणा षणमुगम हु हैड बीन इन ए परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, है ना, पीवीएस, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, मतलब लगातार वो इस कोमा वाली स्थिति के अंदर ही रही, मतलब आंख खुली रहती थी लेकिन कोई भी उनमें हलचल उनकी पुतलियों में नहीं होती थी। अंटिल हर डेथ इन 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। फिर 2015 में इनकी मृत्यु के बाद इनके जो मित्र थे निकट सहयोगी, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड, है ना। नेक्स्ट फ्रेंड का ये कॉन्सेप्ट एक आता है, डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, है ना, अगला मित्र। तो जैसे मान लो बंदी प्रतिक्षण जैसे कौन जारी कराएगा, मेरे को जैसे अरेस्ट कर लिया तो रिट कौन जारी करवाएगा, जैसे मेरा कोई मित्र है, रिलेटिव है, तो उसको अपन बोलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, अगला मित्र। तो ऐसे अरुणा षणमुगम की मृत्यु 2015 में हो गई। उसके बाद इनके मित्र ने जैसे फाइल की ये पीआईएल कोर्ट के अंदर, और पैसिव यूथनेशिया की इजाजत अपने को फिर कोर्ट में इस वाद के अंदर दी गई। तो अरुणा षणमुगम। इरोम शर्मिला याद है, इरोम शर्मिला तो अलग है अपने आस्पा एक्ट, और अरुणा षणमुगम किससे, इच्छा मृत्यु से। और अभी जैसे मैंने भवरी देवी बताया था ऊपर, विशाखा केस, तो विशाखा केस किससे संबंधित है मुझे बताना। तो तीनों इन महिलाओं के नाम आप याद रखो। कौन, अरुणा षणमुगम, ठीक है ना। इससे ऊपर जैसे अपन ने पढ़ा विशाखा केस, भवरी देवी है ना, अरुणा षणमुगम, मतलब पीड़ित व्यक्ति का नाम ध्यान रखो, अरुणा षणमुगम, भवरी देवी, मेनका गांधी। ठीक है ना। तो इनका जस्ट एक बिल्कुल माइक्रो बना के मेरे को अभी कमेंट में डालो कि इनसे कौन कौन से केस लॉ जुड़े हुए हैं इन तीनों महिलाओं से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इरोम शर्मिला, अरुणा षणमुगम, मेनका गांधी, भंवरी देवी और इरोम शर्मिला, चार महिलाएं हैं। चारों का माइक्रो फट अभी अपलोड करो कमेंट में कि चारों महिलाओं का केस लॉ कौन कौन सा है, और इन चारों महिलाओं का केस लॉ है ना किस मतलब किस रूप से पीड़ित थी, जो जीवन के अधिकार में इनका जो इनके अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ वो जीवन के अधिकार में उसके विरुद्ध प्रोविजन किए गए, उस अत्याचार के विरुद्ध प्रोविजन किए गए। तो अत्याचारों का भी वर्णन आपको दो चीज लिखनी है, महिला का नाम, जो अत्याचार हुआ, ये समझ गए ऐसे, और फिर जो जीवन के अधिकार में जो चीज जुड़ी वो तीसरी चीज। तो तीन माइक्रो फैक्ट बना दो, महिला, अत्याचार, और फिर क्या प्रोविजन जोड़ा गया। जैसे अरुणा षणमुगम क्या है, इच्छा मृत्यु। इरोम शर्मिला क्या है, आस्पा। अपने भवरी देवी क्या है, भूल गया मैं तो, बताओ कमेंट में फटाफट सर को, है कि नहीं। ऐसे कमेंट में लिखोगे याद रहेगा, पता चलेगा, मुझे पता चलेगा ना वीडियो देखा कि नहीं पूरा। चलो आओ, तो ये तो हो गया इच्छा मृत्यु। अब अपन देखते हैं आत्महत्या, सुसाइड, थोड़ा अलग है कंपेरेटिवली। सुसाइड, है ना, देखो सुसाइड वाली स्थिति क्या है, सुसाइड होता है डिप्रेशन के कारण। ठीक है ना, व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बस वो जो उसके सामने परिस्थितियां ना, उससे वो लड़ नहीं पाया, हार मान गया। ठीक है, तो ये सुसाइड में आत्महत्या। ज्ञान को और बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया गया कि जीवन के अधिकार में आत्महत्या सुसाइड शामिल नहीं है। आज भी ये है, सुसाइड शामिल नहीं है ये। ठीक है, लेकिन क्या है, मेंटल हेल्थ केयर, मानसिक चिकित्सा सेवा कानून 2017 में क्या हुआ, डिक्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। ठीक है, मतलब अब अपराध नहीं है सुसाइड करना। ठीक है, पहले अपराध था ये सुसाइड करना। कैसे, मतलब ये सेक्शन 309 है ना, अपने आईपीसी की धारा 309। ठीक है, 309 है ना, धारा बोल दो, दफा बोल दो, चीज ये की है। धारा 309 के तहत सुसाइड एक पहले आपराधिक कृत्य था, क्रिमिनलाइज्ड ऑफेंस था सुसाइड करना 309 के तहत, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी के तहत। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति ने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया तो दो चीजें होंगी, या तो वो मर जाएगा या मरेगा नहीं। मर गया ना तो भी उसके अगेंस्ट में थाने में एफआईआर दर्ज होती थी। अब जो कितनी विडंबना है कि व्यक्ति मर गया फिर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, क्यों, क्योंकि उसने क्राइम किया है। क्यों क्राइम है भाई, क्राइम था ये आईपीसी के तहत 2017 से पहले, क्राइम हुआ है तो एफआईआर तो दर्ज होगी ना। और दूसरा केस हुआ कि वो व्यक्ति मरा नहीं, बच गया। कई बार होता है बच जाता है, रस्सी टूट गई, जहर खाया लेकिन जहर असर नहीं किया, उल्टी हो गई, है कि नहीं है, वॉमिट हो गई, तो मरा नहीं व्यक्ति, तो फिर भी उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होती थी। तो कह रहे हो यार एक पहले से परेशान हूँ फिर और परेशान, तो फिर कोई क्राइम क्राइम है यार, देखो है कि नहीं ऐसे। तो फिर क्या हुआ, कुछ जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कोर्ट में पहुंचे कि देखो सुसाइड वैसे डिप्रेशन में करता है
और तुम वापस फिर उस पर एफआईआर दर्ज करा के उसको और गले पे नमक छिड़क रहे हो। कोर्ट ने भी लगा यार बात सही है। तो इस ब्रिटिश कानून के अंदर संशोधन हुआ है, किसी ब्रिटिश कानून के समय बना हुआ है, अंग्रेजों की देन है, 19वीं शताब्दी का कानून है। फिर अपन ने मेंटल हेल्थ केयर के तहत इसको अपन ने डीक्रिमिनलाइज किया है। मतलब आज कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो चाहे उसकी मृत्यु हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इसका मतलब है क्या, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया अपन ने सुसाइड को। गैर आपराधिक अपराध है, गैर आपराधिक मतलब गैर आपराधिक अपराध है क्या, सुसाइड। अब आपके अगेंस्ट में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने के अंदर दर्ज होती है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर। और इस पुलिस स्टेशन में एसएचओ होता है ना, उसका क्या फुल फॉर्म होता है मुझे बताओ, कमेंट में बता दो कि एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है। पुलिस स्टेशन में नहीं होता क्या एसएचओ यार उसका, है ना। ऐसे ढूंढोगे तो पता चलेगी चीजें। तो ये अपन ने दो डेवलपमेंट देखे, इच्छा मृत्यु और आत्महत्या। ओके, ऐसे फिर आगे आते हैं अपन, क्या चीजें हैं आगे। और अब ये देखो, ये उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की है। मैंने बताया था अनुच्छेद 21 वो अनुच्छेद है जिसकी सबसे ज्यादा खुले दिल से व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आपकी क्वेश्चन भी है। प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, गरिमा से मैं जीऊँ। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित वायु में जीने का अधिकार, पॉल्यूशन मुक्त, अभी जैसे ऊपर आया। जीवन रक्षा का अधिकार, मैं मेरे जीवन को बचाऊं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी। आश्रय का अधिकार, है ना, मेरे माता पिता नहीं है तो किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि वो मेरी रक्षा करे। स्वास्थ्य का अधिकार, जीवन, है ना। 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ऐसे ऊपर गए ना सारे, अभी केस लॉ सब ध्यान रखो, सबके आगे केस लॉ लिखो इनके। निःशुल्क कानूनी सहायता, ये नितिन देश तत्व में भी है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध, मतलब पूरी जेल में मैं अकेला हूं उसके विरुद्ध। ठीक है, फिर त्वरित सुनवाई, अर्ली हियरिंग, जैसे जो अपन बोलते हैं केस की गरिमा, मतलब मेहता को देखते हुए कोर्ट में जो लगाई जाती है वो अर्ली हियरिंग। ठीक है, फिर कौन कौन से इसके अंदर आगे और देखते हैं। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, मतलब सरेआम हथकड़ी नहीं लगाई जाए, वैसे हाथ पकड़ के ले जाया जाए और फिर बाद में थाने में या गाड़ी में हथकड़ी लगाई जाए। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, जो अपन 3rd डिग्री टॉर्चर देखते हैं। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, जैसे अपन ने देखा ये इसी में हुई है, अभी जो अपन ने ये अपना निर्भया कांड जो था दिल्ली गैंगरेप, उसके अंदर था ये देर से फांसी। ठीक है, देनी है तो दो यार, उसमें क्या है। तो वो जो अपन देखते हैं फांसी दी गई 3 जनों को, एक ने जैसे सुसाइड कर लिया था जेल में पहले, ऐसे। ठीक है, तो देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। फिर विदेश यात्रा पर जाने का अधिकार, मेनका गांधीवाद। बंधुआ मजदूर, ठीक है, देखा ही अपन ने। हिरासत में शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना, कई जैसे यूं आया कि जैसे हिरासत में थे और उनके विरुद्ध जैसे जेलों के अंदर अत्याचार हुए। ठीक है ना। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, गए एम्बुलेंस आई आपातकाल में और उसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, जैसे जो अपना ये उसमें दिया गया था, ये जो अपना बॉर्डर मूवी रिलीज पे दिल्ली में आग लगी थी। कौन सा वो कांड था, सिनेमा हॉल, उपहार, उपहार सिनेमा हॉल था अपने बॉर्डर मूवी के अंदर, 95 के लगभग की बात है ये। तो फर्स्ट रिलीज में फ्राइडे में उपहार सिनेमा में आग लगी थी, तो एम्बुलेंस आई और उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं था, तो काहे की फिर आपातकालीन आपने दी, है ना। तो ये इसमें था। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज, है ना। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, बाहर न जाने देने का अधिकार, ठीक है ना, मतलब जाना चाहता हूँ, मतलब न जाने देने के विरुद्ध इसमें जोड़ना है, न जाने देने के विरुद्ध का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई, ठीक है, गरीब हूँ, अच्छा जज में नहीं, सॉरी एडवोकेट नहीं रख पाया तो भी मुझे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का, जेल में जैसे भगत सिंह ने जो आवाज उठाई थी। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, इसी में बना विशाखा गाइडलाइन सारी। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं लगाई जाए। सार्वजनिक का मतलब ये नहीं चौराहे पे, इसका मतलब ये कि लाइव टेलीकास्ट नहीं हो। लाइव टेलीकास्ट भी सार्वजनिक ही होता है एक तरह से, ऐसे। ठीक है ना, मीडिया में फोटो नहीं छपे उसकी फांसी देते हुए की, ऐसे ये हो जाता है सार्वजनिक। फिर आगे देखते हैं और क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार, ठीक है ना, ऊंचे दुर्गम रास्तों में हम जाते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती तो वहां सड़क बनाई जाए। सूचना का अधिकार है कि नहीं, 2005 अधिनियम। जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे नाम कितना राशन आया था और वो राशन किसको मिला, मेरे नाम नरेगा में कितनी मजदूरी आई थी और फिर कहाँ गई वो मजदूरी, ये आवाज किसने उठाई थी अपने
आरटीआई एक्टिविस्ट कौन? अरुणा रॉय। अरुणा रॉय राजस्थान से ही थी। ब्यावर, ब्यावर ये याद रखना है ना, एमएमएस, एम मजदूर शक्ति संगठन, एमएसएस है, मजदूर शक्ति संगठन ब्यावर, वहीं से शुरू हुई थी। ब्यावर अपने अजमेर, वहीं से शुरू हुई थी इसकी पूरी कहानी, सूचना का अधिकार। ठीक है ना, अरुणा रॉय, सूचना का अधिकार, आरटीआई। फिर 2005 में कानून बनाई। ठीक है ना, ऐसे है ये। फिर अपन इसमें आगे देखते हैं। ठीक है ना, आरटीआई 2005। फिर अपन प्रतिष्ठा का अधिकार देख रहे हैं, तो इसको तो अपन देख ही चुके हैं। प्रतिष्ठा, दो सिद्धि वाले न्यायालय, दो सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार। दो सिद्धि वाले न्यायालय के आदेश है ना, के आदेश के विरुद्ध, के विरुद्ध है ना, के ना आदेश के विरुद्ध की अपील का अधिकार। पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन, डायरेक्ट प्रिंसिपल में है देखो। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है ना। सामाजिक और आर्थिक न्याय वैसे नीति निर्देश तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी से एनफोर्स होते हैं, लेकिन इनको जोड़ा गया अपने मौलिक अधिकारों के तहत भी जीवन के अधिकार में। बार कोर्ट्स है ना, बार कोर्ट्स के विरुद्ध। ठीक है, जैसे मनमानी करते हैं एडवोकेट्स केस को लेने के अंदर, तो वो बार कोर्ट्स है, बार कोर्ट्स है ना, बार कोर्ट। फिर जीवन बीमा पॉलिसी की विनियोग, डिसइन्वेस्टमेंट का अधिकार, चयन का अधिकार, ये स्लीप था, ये फोन चेंज हो गया, स्लीप है ये, स्लीप है ना, स्लीप की। अब जैसे कई बार जैसे अपन देखते हैं अभी इस कोविड के अंदर ही कि मेडिकल स्टाफ का ये कहना है कि हमें सोने का भी समय नहीं मिल रहा है, इतने हम थके हुए हैं, तो वो सोने का भी एक अधिकार, वो जीवन के अधिकार में, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के अंदर इम्प्लाइड है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, तो वो तो अपन ने ऊपर प्रदूषण देख लिया, वही। धरणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, धरणीय विकास का अधिकार है ना। और 35 ये नीचे आ जाएगा, अवसर का अधिकार, अपॉर्चुनिटी दी जाए है ना। धरणीय विकास, सस्टेनेबल का मतलब है ऐसा विकास जो लंबे समय तक आने वाले अनेक पीढ़ियां उसका लाभ उठा सके, उसको अपन सस्टेनेबल धरणीय विकास या सतत विकास बोलते हैं। धरणीय विकास, सतत विकास ऑलमोस्ट एक ही है। ठीक है, फिर अवसर का अधिकार, ये 35 है ना, मेरे को भी अवसर, सभी को अवसर मिलना चाहिए, ये ऐसा 35 का ऐसा। ठीक है ना, ये है। ओके, फिर आगे क्या है इसमें, और ऐसे है, तो ये टोटल 35 हो गए है ना। तो इसमें मतलब पूरे याद अपन को नहीं हो, लेकिन इन सब से अपन को क्या पता चलता है कि कितनी एक वृहद व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने देखो आर्टिकल 21 की करी है, अनुच्छेद 21 की। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज यही है कि आर्टिकल 21 वो आर्टिकल है जिसके सबसे ज्यादा एक, आर्टिकल 21 वो है जिसके सबसे ज्यादा एक ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड है ना, विस्तृत, विस्तृत व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है। देखो कितने तरीके से कर दिया अपन ने, है ना। तो अलग अलग केसों में अलग अलग कोर्ट ने कहा हुआ है, तो ऐसे इसको ध्यान रखो। बार बार एक बार रिवीजन, एक दो बार रिवीजन करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। 35 के 35 याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी जो पीछे जो थीम है ना, जो भाव है ना, भाव, भाव को समझो, मतलब भाव मतलब भावनाओं को समझो, है ना। भावना समझना जरूरी है, इसके पीछे थीम क्या है, ऐसे है देखो चीज। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और याद रखना है। ओके ओके, आओ फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस लॉ और है, जैसे इस आर्टिकलों से जुड़ा हुआ है, वह मंडल आयोग और उसका परिणाम। तो मंडल आयोग क्या था देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। मंडल आयोग ज्यादातर अपन जानते ही हैं, ठीक है ना। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम तो 1953 में 53 में बन गया था काका केलकर आयोग, और दूसरा पिछड़ा आयोग बना 1979 में, किसकी अध्यक्षता में, बीपी मंडल, ये बिंदेश्वर पाठक मंडल है, बिंदेश्वर पाठक मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वर पाठक मंडल, बीपी मंडल। बीपी मंडल ही ध्यान रख लो, वो तो नाम कोई जरूरी नहीं है अपना फुल फॉर्म, लेकिन ये द्वितीय पिछड़ा आयोग था। बिंदेश्वर प्रसाद है ये ना, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल है ना। इसकी अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ 1953 में। ओके, फिर क्या, अनुच्छेद 340 के तहत संविधान है ना, पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच हेतु उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 344 अपन देखेंगे कि पिछड़े वर्गों की जांच के लिए, उनके लिए एक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग बनाने की, जांच आयोग बनाने की व्यवस्था अनुच्छेद 340 में है। तो उसके तहत अभी तक दो बने, पहला 53 में बना काका केलकर, दूसरा 79 में बना बीपी मंडल की अध्यक्षता में। फिर क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी थी, है ना। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीबन कितना था, 52% था।
जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं थी, है ना। SC ST से अलग थी, जो करीबन 3700 जनजातियां उन्होंने ढूंढी, जातियां जो उन्होंने ढूंढी, ठीक है ना। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों को मिला के 50% आरक्षण हो गया, ठीक है ना। तो बीपी मंडल की सिफारिश पर ओबीसी को जैसे रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो इसीलिए इसको अपन बोलते हैं मंडल आयोग, ठीक है ना, रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये केस लॉ चूंकि अपन पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना। फिर क्या है, प्रसिद्ध मंडल केस 1992, ठीक है ना, में अनुच्छेद 16(4) के विस्तार तथा व्यवस्था पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया, ठीक है ना। 1992 में मंडल केस की को चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या पाया कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण को संवैधानिक वैधता को बनाए रखा, कोर्ट ने दिया डिसीजन। अन्य पिछड़ा वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से वे बाहर रखा जाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा इस केस में, मंडल केस में। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद समिति, ठीक है ना। रामानंद सागर नहीं है रामायण वाले, है ना, रामानंद सागर नहीं, रामानंद समिति का गठन किया गया। इसने 93 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रामानंद समिति ने, जिसे स्वीकार कर लिया गया, है ना। क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है, देखो मलाई पट्टी जिसको अपन बोलते हैं, मलाईदार पट्टी, मतलब जो एक तरह से ओबीसी के अंदर उच्च तबके के अंदर आते हैं, तो उसका पैमाना क्या है आज, जैसे वर्तमान में जैसे 8 लाख रुपए इसका पैमाना है, जैसे अभी ये चेंज होने की चल रहा है, जैसे 12 लाख या 15 लाख से किया जाए, तो वर्तमान में 8 लाख रुपए इसकी जैसे अपने है, 8 लाख रुपए मतलब ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति की या परिवार के जिस परिवार अगर वो व्यक्ति जिस परिवार से जुड़ा हुआ है ना, किसी परिवार से, तो उस परिवार की आय, है ना, मुखिया की आय अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा, मतलब वो आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। मतलब क्रीमी लेयर को, क्रीमी मतलब होता है ना क्रीम, मलाई जो खाते हैं, मलाई कौन, मलाई अमीर व्यक्ति खा सकता है। अमीर व्यक्ति कौन, जिसकी जिसकी या व्यक्ति की तो नहीं होगी, सीधी सी बात है, उसके परिवार की आय 8 लाख से अगर ज्यादा होगी तो व्यक्ति मलाई खाने वालों के अंदर उसकी गिनती आ गई, तो वो आरक्षण का अधिकार नहीं है ओबीसी के तहत। तो ये क्रीमी लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वर्तमान में सिर्फ ओबीसी पे लागू है, SC ST पे लागू नहीं है। और क्रीमी लेयर की अभी क्या है, इनकम लिमिट ₹8 लाख एनुअल, ग्रॉस सैलरी है ये, ग्रॉस सैलरी किसकी, पिता की या परिवार की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा अगर होगी तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा और आरक्षण का हकदार नहीं, है ना। तो ये मंडल आयोग का थोड़ा सा था, जानना जरूरी है। फिर एक अभी जो लेटेस्ट में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, उसको भी अपन को पहचानना जरूरी है, ये EWS, ठीक है ना, आर्थिक रूप से पिछड़े, जो मोदी सरकार ने किया। उसमें क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, पहले शैक्षणिक था फिर अभी सरकारी सेवाओं में भी हो गया, दोनों हो गया, देखेंगे अभी। 103वें संविधान संशोधन, मतलब आज की तारीख तक है ना, मतलब अभी अपने जून 20 तक टोटल 104 संविधान संशोधन हुए, 104, तो इससे जस्ट पहले का 103वां संविधान संशोधन 19 जनवरी 2019 से प्रभावी किया गया, इसको बैक डेट में, ठीक है ना, के द्वारा अनुच्छेद 15(6) व 16(6) जोड़ा गया, ठीक है ना। 12 जनवरी 2019 से प्रभावी है ये, और दो अनुच्छेद जुड़े 15(6) और 16(6). 15(6) में अपन जानते हैं शैक्षणिक संस्थाएं, 16(6) में सरकारी नियोजन, सरकारी सेवाओं में। इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 19 वर्ष हटा दो है ना, फरवरी 19 में शैक्षणिक संस्थाओं व राजकीय सेवाओं, है शैक्षणिक संस्था 15(6), राजकीय सेवाएं 16(6), आर्टिकल याद ही है आपको, में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% है ना, 10%, जैसे मंडल 27% था ओबीसी, ऐसे ये EWS 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया गया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति व ओबीसी वर्ग के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित नहीं हुए, उनसे अलग है, मतलब तीनों से। इसके लिए निम्नलिखित अर्हताएं जो एलिजिबिलिटी वो निम्न है, क्या है, जिन व्यक्तियों की पारिवारिक आय, पारिवारिक कुल मतलब कुल वार्षिक आय, पारिवारिक कुल वार्षिक आय, ठीक है ना, ये ओबीसी के अंदर भी है ना, कुल वार्षिक ही आय, पारिवारिक कुल वार्षिक आय या 8 लाख रुपए, ठीक है ना, ओबीसी के अंदर, और EWS के अंदर भी 8 लाख की है, ठीक है। पारिवारिक आय कुल मतलब ग्रॉस, नेट नहीं, सकल नहीं है, कुल है, ग्रॉस, है ना, मतलब कोई खर्चे वर्चे नहीं घटाने से पहले ही, इनकम टैक्स वगैरह घटाने से पहले ग्रॉस, जब ग्रॉस में से कुछ खर्चे इनकम टैक्स घटा देते तब नेट आता है नवल, है ना, अपन को कुल देखना है। ग्रॉस वार्षिक आय
8 लाख रुपए से कम है तो वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठाएंगे। मतलब 8 लाख रुपए से, मतलब जो कुल आय है, कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय, ऐसे याद रखो, दो शब्द है इसमें, कुल और वार्षिक, और तीसरा पारिवारिक। तो 3 वर्डों को याद रखो, कुल पारिवारिक वार्षिक आय या पारिवारिक कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए, ठीक है ना। पारिवारिक कुल वार्षिक, ठीक है ना। परिवार की होनी चाहिए, खुद की नहीं, कुल होनी चाहिए, ग्रॉस होनी चाहिए, सकल नहीं, मतलब सकल वो क्या नेट नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ग्रॉस होनी चाहिए, है ना, ठीक है। कुल होनी चाहिए, परिवार की होनी चाहिए, कुल होनी चाहिए, ग्रॉस होनी चाहिए और वार्षिक होनी चाहिए, मंथली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें हैं। 8 लाख रुपए से कम है तो वे इसके डब्ल्यूएस के अंदर आएंगे। आय के अंतर्गत सभी स्रोतों से आय शामिल है, सारी, इनकम से, कई बार जैसे इनकम फ्रॉम नॉन इनकम सोर्सेज भी होते हैं, जैसे किराए से आय हो रही है आपके, ठीक है ना, कोई जैसे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं उनसे आय हो रही है, सारी तरह की। जिसमें क्या है, देखो, वेतन से, खेती से, व्यवसाय से, व्यापार आदि से, सभी से सारी आय है ना, आदि सभी आय सम्मिलित होगी। और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष, जैसे आप 20-21 के अंदर आवेदन कर रहे हो, वित्त वर्ष 20-21, तो कब की देखेंगे, आपके 2019-20 की, ठीक है ना, पूर्व वर्ष की आय, ठीक है। ये देखेंगे। फिर क्या है, ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर रखा जाएगा जिनके परिवार निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसंपत्ति के स्वामित्व रखते हो। जैसे कौन से, 5 एकड़ या उससे ज्यादा उनके पास खेती की भूमि है, 100 वर्ग फीट या उससे अधिक बड़ा आवासीय फ्लैट उनके पास है ना। अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या उससे बड़ा आवासीय भूखंड उनके पास है, 100 वर्ग से ज्यादा। अधिसूचित क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक से ज्यादा का उसके आवासीय भूखंड है ना। अधिसूचित के अंदर तो 100 वर्ग गज का ही बहुत होता है, और अधिसूचित से बाहर 200 वर्ग गज, ठीक है ना। उनके परिवार में अगर इस तरह की संपत्ति है, परिवार में पास इस तरह की संपत्ति है, तो वो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं उठा। फिर क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों स्थानों पर धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर किया जाएगा। 3 जगह अपने संपत्तियां अलग अलग, तो तीनों काउंट उस परिवार की संपत्ति के रूप में होंगी, ठीक है। फिर क्या है, इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसकी पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे, है ना। माता पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, और अगर उनकी जैसे शादी बाई चांस हुई है तो उनके पति पत्नी, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर उनके हो गए हैं तो परिवार के अंदर वो सारे व्यक्ति शामिल हो गए। और उनकी आय, उस परिवार, है ना, देखा था अपने, उस परिवार की जो कुल आय है वो कितने से कम, कुल वार्षिक आय जो कितने से कम होनी चाहिए, 8 लाख से। परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो वो ईडब्ल्यूएस के अधिकारी हो जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण के अधिकारी होंगे, 10% के। ओके, ये ईडब्ल्यूएस में था। ऊपर चर्चा नहीं हो पाई थी क्योंकि ये डिटेल में था, तो वहां अपन चर्चा करते तो वो घोचपोच हो जाते आर्टिकल सारे, इसलिए अब इन सबको अपन ने अलग से रखा है, समझे। ये है। फिर आगे आओ, देखते हैं अपन अब कुछ, जैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है, संविधान में भाग 3 के बाहर भी कुछ अधिकार अपने पास है, ठीक है ना। ये अपन नेक्स्ट फाइल से देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं। ओके।